यारम, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, बहुत सख्त वाली। इसकी शिद्दत से भरपूर लम्स अपने गाल के बाद गर्दन पर महसूस करते हुए वो इसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, हो जाऊँ नाराज़, मुझे मनाना आता है। और नाक से मक्खी उड़ाते हुए इसके लबों पर एक नन्ही सी गुस्ताखी करता एक बार फिर से इसके दोनों गालों को शिद्दत से चूम कर इसका दुपट्टा उतार कर फेंक चुका था। शर्म से दोहरी होती रूह ने हल्की सी मज़ाहमत करते हुए इसकी पीठ पर चुटकी काटी। यारम ने नज़र उठाकर इसे देखा। ये क्या बदतमीज़ी थी? वो सख्ती से कहने लगा, ये बदतमीज़ी नहीं, आपको बदतमीज़ी से रोकने की एक नई-सी कोशिश थी। रूह ने फ़ौरन कहा, भाड़ में गई तुम्हारी कोशिश। इसके दोनों हाथों को थाम कर तकिए से लगाता सख्ती से इसकी आँखों में आँखें डाल कर बोला, और इस बार वो इसके लबों पर झुका, अपनी शिद्दत से भरपूर लम्स के साथ इसकी सांसें तंग कर गया। इसके नाजुक लबों को चूमते हुए इसे मुश्किल में डाल गया। वो अपनी मुज़ाहमत पर पछताई थी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे सांस लेने की इजाज़त भी छीन लूँ, तो आराम से पड़ी रहो, बिना किसी कोशिश के, वरना तुम्हारी हर कोशिश का मैं वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। इसके लबों को आज़ादी बख्शते हुए वो इसे वार्न करते हुए बोला, और इसकी धमकी काफ़ी कारामद साबित हुई थी, क्योंकि इसके बाद रूह पूरी तरह मुज़ाहमत छोड़ चुकी थी, जबकि यारम अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली तशनगी को मिटा रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो शारिफ, रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, मासूमा माँ बनने वाली है। और तुम पापा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इसे खुशखबरी सुनाई थी। कल से ही वो इसकी बेचैनी पर बेहद परेशान थी, क्योंकि कल से ही इसने इसे फ़ोन कर करके तंग कर रखा था कि हद नहीं। और अब इस खुशखबरी के बाद जहाँ मासूमा ने मुस्कुराकर शारिफ को देखा था, वहीं शारिफ डॉक्टर की परवाह किए बगैर इसे खींचकर सीने से लगा चुका था। मासूमा इसे घूर कर रह गई, जबकि डॉक्टर मुस्कुरा दी। चलो घर चलते हैं, अब से मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे खाने पीने का, चलने फिरने का, हर चीज़ का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तुम्हें तो वैसे भी किसी चीज़ का होश नहीं होता। ये ना हो कि तुम्हारी बेध्यानी से मेरी होने वाली बेटी दुनिया में आने से पहले ही मुझसे नाराज़ हो जाए। मैं तो अभी से इसका ख्याल रखूंगा। शारिफ कमरे से निकलते हुए कहने लगा तो मासूमा को जैसे झटका लगा। क्या मतलब है होने वाली बेटी? वो बेटा भी हो सकता है, और इंशाल्लाह बेटा ही होगा। मुझे पहले बेटा चाहिए। तुम्हारी बेटी के लिए हम 3-4 साल बाद भी सोच सकते हैं। मासूमा आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके साथ कह रही थी, जिस पर पहले तो शारिफ ने मुंह बनाया, फिर मुस्कुरा दिया। हाँ बाबा, चलो बेटा ही सही है, जो भी हो बस जल्दी से आ जाए। इसके कंधे पे हाथ रखते हुए शारिफ ने मुस्कुरा कर कहा, जल्दी कैसे आएगा शारिफ, अभी तो पूरे 8.5 महीने रह गए हैं। मासूमा इसके साथ चलती हुई मायूसी से बोली, कोई बात नहीं, हम 8.5 महीने इसका इंतज़ार करेंगे, और तुम्हें भी अपनी केयर करनी होगी, ताकि हम इसे बता पाएँ कि हम इसके आने से पहले ही इनका कितना ख़्याल रखते थे। ऑफ कोर्स मैं अपना ख़्याल रखूँगी, सिर्फ़ तुम्हें ही प्यार नहीं है अपने होने वाले बच्चे से। मासूमा ने फ़ौरन जवाब दिया, वेरी गुड। वो इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता जेब से फ़ोन निकाल कर तेज़ी से मैसेज टाइप करने लगा। अब तुम क्या करने लग गए हो? इसे फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर मासूमा ने पूछा। अरे कुछ नहीं, बस खिज़र और लैला को रात को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। अब अपनी खुशी अपनों के साथ ही मनाऊँगा ना, यारम को भी फ़ोन करता हूँ। खिज़र को मैसेज करने के बाद वो यारम को फ़ोन करने लगा, जबकि मासूमा मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर सर रख चुकी थी। ये इनकी ज़िंदगी में आने वाली पहली खुशी थी, जिसे लेकर वो दोनों बेहद खुश थे। दुनिया में औलाद का एहसास ही दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। यारम उठ जाए ना, कितना सोएंगे? वो इसका कंधा हिलाती बेजारी से बोली, सोने दो रूह, यार थक गया हूँ मैं। वो आंख दबाता शरारत से बोला तो रूह ने शर्मिंदा होते पहले सर झुकाया, फिर इसके कंधे पर चढ़ लेट गई। बहुत बदतमीज़ हैं आप, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। वो इसके करीब से उठकर जाने लगी तो यारम ने इसका बाजू पकड़कर इसे खुद पर गिराते हुए इसने अपने बाजुओं में कैद कर लिया। अब कौन सी बदतमीज़ी कर दी मैंने? ज़्यादा प्यार भी नहीं करने दिया तुमने, और अब भी नहीं करने दे रही हो। वो इसकी थोड़ी को पकड़ते हुए इसके लबों पर मीठी सी जसारत करने ही वाला था कि रूह ने इसके लबों पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ यारम, उठे और चलें, मुझे बाहर लेकर, यहाँ पर कैद होने के लिए नहीं आई हूँ मैं। मुझे आइसलैंड की बहन को हर तरफ से देखना है। प्लीज़ चलें ना, वो मिन्नत करते अंदाज में बोली। रूह मेरा बच्चा, रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ के कुछ उसूल हैं। हम रात को बाहर नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे भी तो कहाँ?
ये इलाका शहर से थोड़े फासले पर है और दूर दूर तक सिवाय जंगल के और कुछ नहीं है। सिवाय यहाँ से थोड़े फासले पर एक बड़ी पहाड़ी है, लेकिन वहाँ पर भी एक क्लब है जहाँ का माहौल तुम्हें हरगिज पसंद नहीं आएगा। खैर, मजहबी माहौल है, तुम्हें पसंद आने का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ पर शराब, सिगरेट, जुआ सब कुछ चलता है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम वहाँ जाना पसंद करोगी। यारम ने तफसील से बताया तो रूह ने मुंह बना लिया। यहाँ करीब करीब से ही घूमकर वापस आ जाएंगे, प्लीज चले ना। रूह मासूम सी शक्ल बनाकर बोली तो यारम को मानना ही पड़ा। ठीक है चलो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। यहाँ जूतों की आवाज़ पैदा करने की भी इजाज़त नहीं है। ये ना हो कि अभी होटल से निकले और सुबह जेल में। यारम में कभी जेल नहीं गई, लगे हाथ वो भी देख लेंगे, वो मासूमियत से आंखें पटपटाती हुई बोली। यारम के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट खिली थी, जबकि रूह जल्दी से इसके डिंपल पर बोसा देती फुर्ती से इसके करीब से उठना ही चाहती थी कि यारम ने इसे पकड़ लिया और फिर जारहाना अंदाज में इसके लब्बों पर झुकते हुए शिद्दत से भरपूर बोसा लिया। ऐसे किया जाता है प्यार, वो शरारत से आंख दबाता भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोला। मुझे नहीं सीखना आपका जारहाना प्यार, वो मुंह बनाती बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। लेकिन मुझे सिखाना है, यारम इसके पीछे जाता शरारत से बोला। अरे कहाँ ना, नहीं सीखना, वो इसे घूर कर बोली। पर मैंने भी तो कहा कि मुझे सिखाना है अपनी निकम्मी बीवी को। वो इसके पीछे पीछे चलता अपना कमरा लॉक करते हुए बोला तो रूह तेज कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब जा चुकी थी। उफ, कितनी जल्दी है इस लड़की को बाहर जाने की। वो नफी में सर हिला सीढ़ियां उतरने लगा। जब रूह को आखिरी सीढ़ी पर कुछ हैरान साथ खड़े देखा। क्या हो गया जाने मन, यहाँ क्यों रुक गई यारम? मैंने अभी इस किडनैपर को यहाँ देखा जो दुबई में सोनू को अगवा करने वाला था, इसने जल्दी से बताया। रूह, मैंने कहा था कि हो सकता है कि वो कोई किडनैपर हो, जरूरी तो नहीं कि वो सोनू को अगवा ही करने वाला हो, और ये भी हो सकता है कोई और हो। खैर छोड़ो, चलो बाहर चलते हैं। चलो, रिसेप्शन से गाड़ी की चाबी भी लेनी है। वो इसके कंधे पे हाथ रखता इसे अपने साथ ले गया। रूह ने फिर एक नज़र दोबारा पीछे देखा था, लेकिन यारम नहीं चाहता था कि वो कहीं भी और देखे। इसका ध्यान तो सिर्फ अपने यारम पर होना चाहिए। इसके कमर में हाथ डालकर इसे अपने मजीद करीब करते हुए यारम ने इसे इस बात का एहसास भी दिलाया था, जबकि रूह उसे घूरते हुए बेसाख्ता मुस्कुराई और इसके साथ चल दी। यारम, क्या यूं ही चलेंगे? इतनी आहिस्ता आहिस्ता। वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहा था ताकि किसी किस्म की कोई आवाज़ पैदा ना हो और इनके हाथों किसी किस्म का कोई कानून ना टूटे। लेकिन रूह तो इसकी स्लो स्पीड पर हैरान थी। यहाँ हम ऐसे ही जाएंगे क्योंकि यहाँ कानून के में बहुत सख्त हैं, यारम ने दोहराया तो रूह ने मुंह बना लिया। यारम, ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बोरिंग सफ़र बना रहे हैं आप। इस तरह से चुपचाप, बिल्कुल खामोश और इतना आहिस्ता, इसे कम अज़ कम यारम से इससे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है ना जाने मन, जब वो मोहब्बत करने वाले सफ़र पर निकलते हैं ना, वो रास्ते या गाड़ी की स्पीड को नहीं देखते बल्कि एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे में खो जाते हैं। वो एक दूसरे के अलावा किसी और से बात करना पसंद ही नहीं करते, किसी और के बारे में सोचना पसंद ही नहीं करते। तुम क्या है बेकार में कभी रास्तों पर तो कभी गाड़ी की स्पीड पर गौर कर रही हो? वो इसका हाथ थाम कर चूमते हुए बोला। तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर लगाओ, सिर्फ मुझे देखो, मुझे सोचो। तुम आगे पीछे की चीज़ों पे ध्यान नहीं दो। अगर तुम इन सब में बिजी हो जाओगी तो क्या फ़ायदा है इस लॉन्ग ड्राइव का, जब मेरा पार्टनर ही मेरे साथ खुश नहीं है? यारम ने इसे देखते हुए इस अंदाज में कहा कि रूह शर्मिंदा हो गई। नहीं यारम, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आकर। मैं तो ये कह रही थी कि आपने कभी इतनी आहिस्ता गाड़ी ड्राइव नहीं की और ना ही हमने कभी ऐसा सफ़र किया है जिसमें इतनी कम बातें की हों। हाँ डार्लिंग, ये तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम आहिस्ता और कम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने हम दोनों शीशे खोल दिए हैं। इससे मुमकिन है कि आवाज़ बाहर जाए और कोई उसूल टूटे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यारम, आप डॉन हैं, डेविल हैं, आपके सामने ये कि सब क्या अहमियत रखता है? और उसे देखते हो याद दिलाने लगी। यारम मुस्कुराया। मैं खुद उसूलों पर चलने वाला बंदा हूँ रूह, मुझे रूल तोड़ने वालों लोगों से उलझन होती है। लोग हमारे बनाए हुए उसूलों पर अमल करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम इनके बनाए हुए उसूलों को मद्देनजर रखें, इनके उसूलों का एहतराम करें। यारम ने मुस्कुराकर इसे अपनी बात का मतलब समझाया। तारू इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यारम, जिस तरह से हम खुद उसूल बनाते हैं और चाहते हैं कि सब इसकी पैरवी करें, हमें दूसरों के उसूलों की भी इसी तरह से पैरवी करनी चाहिए। अगर हमें ये मान है कि लोग हमारे उसूलों पर चलेंगे तो पहले हमें भी किसी के उसूलों पर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी गाड़ी की स्पीड बहुत कम है, इसकी बात की ताकीद करते हुए वो फिर से बोली तो यारम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। हाँ जानू, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो,
5 किलोमीटर का सफ़र मुझे भी बहुत लंबा लग रहा है। इनका इरादा पहाड़ी की तरफ जाने का था और फिर वहीं थोड़ी देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाने का। लेकिन ये सफ़र इनके लिए बहुत लंबा साबित हो रहा था। जगह जगह बोर्ड लगे थे कि गाड़ी की स्पीड कम रखी जाए और आवाज़ पैदा करने से गुरेज किया जाए, और रात के वक्त इन रास्तों पर निकले ही नहीं। जंगल खतरनाक है और ऐसे में इन उसूलों को पैरवी करते हुए आगे की तरफ सफ़र करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। तू बाहर की जानिब देख रही थी, जहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था, जब अचानक यारम ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। क्या हुआ यारम, आपने गाड़ी की स्पीड अचानक इतनी तेज क्यों कर दी? इससे आवाज पैदा हो सकती है। रूह ने फौरन कहा, यहाँ जंगली जानवर हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। रूह, ये हम पर हमला कर सकते हैं। अगर तुम गाड़ी का शीशा बंद कर सकती हो तो हमारे लिए आसानी होती, लेकिन इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। यारम, वो क्या था जो अभी यहाँ से निकला? इसकी बात काटते हुए रूह ने अपनी गाड़ी के सामने से किसी तेज चीज को निकलते देखा जो सफेद रंग की थी। वो सफेद चीता था। ये दुनिया में बहुत कम है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जंगलों में ये बहुत हैं। या यूं कह लो कि स्विट्जरलैंड के जंगल ही इनका असल घर है। एक वक्त था जब ये दुनिया में खत्म हो गए थे, फिर ना जाने कितने सालों के बाद इन्हें स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर पाया गया। फिर ये लोग इनकी इस नस्ल की हिफाजत करते हैं और ये बहुत नायाब होते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि वो एक ही वार से अपने शिकार को ख़त्म कर देते हैं। यारम ने तफसील बताते हुए इससे डरा दिया, लेकिन इसकी कोई बात झूठ नहीं थी और रूह को डराने का भी इसका कोई इरादा नहीं था। वो तो बस रूह इससे जो भी सवाल पूछती वो इसका सही जवाब दे देता। लेकिन इस बार इसे सच बताकर थोड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि रूह बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। जब अचानक इसने एक सफ़ेद चीता सामने सड़क पर भागते हुए इस तरफ आता देखा। घबराओ मत रूह, कुछ नहीं होगा, वो इस तरह से हमला नहीं करते। यारम ने इसे समझाना चाहा, लेकिन इस चीते को इस तरफ बढ़ता देखकर रूह ने फौरन यारम के सीने में अपना मुंह छुपाया था। यारम बर वक्त अगर गाड़ी को ना संभालता तो कुछ भी हो सकता था। यारम, वापस चलें, मुझे आगे नहीं जाना। वो घबराकर बोली तो इस संगीन सिचुएशन में इसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट खिली। तो अगर तुम इस तरह से मेरे साथ लगी रहोगी तो गाड़ी चलाने के बजाय मेरी नीयत बुरी तरह से खराब होगी, जो कि हो रही है, और फिर हम दोनों इन सफ़ेद चीतों का डिनर बन जाएंगे। यारम ने शरारत से इसके कान में सरगोशी की, जबकि इस तरह से गाड़ी संभालना एक मुश्किल तरीन काम था। और इसकी पूरी बात सुनने के बाद रूह इसके सीने से ज़रा सा मुंह निकालकर एक बार फिर से सामने सड़क पर देखते हुए सीधी हो गई और गाड़ी को शीशा आधे से ज़्यादा बंद कर लिया। आई एम सॉरी यारम, मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए थी, हमें इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सॉरी यारम, मेरी वजह से हम यहाँ इतने खतरनाक जानवरों के बीच आ गए। अब गाड़ी वापस मोड़े, हम वापस होटल चलते हैं। रात तो रात, यहाँ तो दिन को भी कोई ना आए, हम वापस चलते हैं। वो काफी खौफजदा इससे कह रही थी। मेरा बच्चा इतनी सी बात पे डर गया। हम वापस तो चलेंगे रूह, लेकिन यहाँ से गाड़ी मोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। वो नरमी से इसके गाल पे हाथ रखकर समझाते हुए बोला तो रूह खौफ से इसका बाजू थाम कर कभी सड़क की जानिब देखती तो कभी इसकी जानिब। वो अंदर ही अंदर बहुत पछता रही थी, इसलिए यारम के साथ इस तरह की खतरनाक जगह क्यों आई। ये कोई इसका मुल्क थोड़ी था जहाँ जब चाहे वो मुंह उठाकर चल दी। इस जगह के कुछ उसूल थे और ये जगह बहुत खतरनाक भी थी। इसने अपनी वजह से यारम को भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, जिसका इसे बहुत अफसोस था। यहाँ कुछ भी हो सकता था। यारम इसकी हर जिद पूरी करता था तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो इसकी नरमी का नाजायज फायदा उठाती, लेकिन अब तो गलती हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी यारम ने एक बार भी ये बात जताई नहीं, बल्कि वो तो बहुत मोहब्बत से इसे ट्रीट कर रहा था। यारम प्लीज़ भाई, आप भी अपनी तरफ शीशा बंद करें, मुझे डर लग रहा है। वो शीशे को खुला देखकर बोली, हाँ मेरा बच्चा, मैं अभी बंद कर देता हूँ, तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यारम ने बहुत नरमी से कहा। जब अचानक कोई चीज़ भागती हुई इनकी गाड़ी के साइड से टकराई, वो सफ़ेद चीता ही था। इसकी बेसाख्ता चीख बुलंद हुई और इसके साथ वो यारम से चिपक गई। लेकिन यारम ने गाड़ी रोकी नहीं, अब भी गाड़ी आगे की तरफ ही बढ़ रही थी और अब थोड़ा सा मजीद आगे जाने के बाद अब गाड़ी मोड़ने की जगह मिलती ही इसने गाड़ी मोड़ ली थी। जब जान अब कोई जानवर नहीं है, यारम ने सरगोशी की, पता नहीं दुनिया के सारे खतरनाक जानवर हमारे पीछे ही क्यों पड़े हैं। पहले आयरलैंड में वो इंसान नुमा पता नहीं क्या चीज़ थी, और अब ये सफ़ेद चीता। हम आइंदा कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर पर ही रहा करेंगे, दुबई में। मुझे जाना ही नहीं है कहीं, फिर भी इससे तो बेहतर है दुबई, जहाँ हम पुरसुकून होकर तो रह सकते हैं।
वहाँ के जंगलों में कोई जंगली जानवर नहीं होता, इससे तो बेहतर वही जगह है। रूह ने इसकी तरफ का शीशा भी बंद देखकर अब मुतमईन अंदाज में कहा, हा हा हा, रूह मेरी जान, वहाँ पर भी बहुत से जंगली जानवर हैं। तुमने दुबई देखा ही कहाँ है, जब देखोगी तब पता चलेगा। खैर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूँ तुम्हें एक आंच भी नहीं आएगी। रूह, तुम यारम काज़मी की रगों में खून बनकर दौड़ती हो। अपनी आखिरी सांस तक हिफाजत करूंगा तुम्हारी। मेरे होते हुए तुम्हें डरने या घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो नरमी से समझाते हुए मुस्कुराकर बोला। आई एम सॉरी यारम, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कुछ ऐसा होगा। मुझसे गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसी ज़िद नहीं करूँगी। वो मासूमियत से बोली। मुझे पता है मेरी जान, तुम्हें पता नहीं था, वरना मेरी रूह जायज़ ज़िद नहीं करती। लेकिन तुम्हारी बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह से पूरी तरह नावाकिफ़ हो और अब तो हम वापस जा रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ी दोबारा से होटल के रास्ते पर डालता हुआ बोला। रास्ता पहाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था, जिससे नीचे मौजूद होटल साफ नजर आ रहा था, जिसमें बेशुमार रोशनियां जल रही थीं। लेकिन अब भी वो काफी फासले पर था। इसके तो वहम गुमान में भी हमें नहीं था कि होटल के एरिया के करीब ही इतनी जंगली जानवर मौजूद होंगे। होटल में वापस आने के बाद इसने कसम खा ली थी, रात को दिन में भी कभी बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो वापस नहीं चले जाते। यारम इस कदर परेशान हो रहा था, तो वो इसे यहाँ खुश रखने आया था, और यहाँ वो इतनी खौफजदा हो चुकी थी, वो भी सफ़ेद चीतों से, जो कि चीते की सबसे मासूम नस्ल होने के साथ साथ सबसे खतरनाक नस्ल भी थी। लेकिन स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए ये इतना खतरनाक नहीं था। ये एक ऐसा जानवर था जिसके साथ छेड़खानी के बाद वो हमला करता था, वरना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, अपने आप से ही मतलब न रखता था। होटल के करीब होने के बावजूद भी जंगली जानवरों ने कभी होटल के लोगों पर हमला नहीं किया था। स्विट्जरलैंड की हुकूमत इन्हें पसंद करती थी, यहाँ तक कि जंगल में बहुत सारी हिफाजती इंतजामात भी किए गए थे ताकि जंगल में रहने वाले जानवरों को कोई मसला ना हो। यहाँ पर जानवरों को रखने के भी कुछ उसूल थे। अगर यहाँ पर एक जानवर को पालतू जानवर के तौर पर पाला जाए, तो ये इन लोगों का उसूल था कि वो एक नहीं बल्कि दो होंगे। मतलब कि जोड़ी की सूरत में यहाँ के लोगों को अकेला जानवर पालने की इजाज़त नहीं थी। इन लोगों के ख्याल से इस तरह से अकेला जानवर खुद को तन्हा महसूस करता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जोड़ी की सूरत में ही जानवर रखने की इजाज़त थी। ये भी इन उसूलों के उसूलों में शामिल था। इसीलिए वो सोनू को यहाँ नहीं लाया। रूह की इतनी जिद करने के बावजूद भी इसने इसकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि वो किसी भी जगह के उसूल नहीं तोड़ना चाहता था। वो खुद उसूल रखने वाला इंसान था, इसे उसूल तोड़ने वाले लोग खुद भी पसंद नहीं थे। ऐसे में इसका किसी जगह का उसूल तोड़ना इसकी शान के खिलाफ था। सुबह होते ही यारम हमने इसे एक बार फिर से चलने को कहा। नहीं यारम, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें कितने दिन रहना है, यहीं पर रहते हैं और फिर वापस चलते हैं। नहीं यारम, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जितने दिन रहना है यहीं पर रहते हैं और फिर वापस चलते हैं। मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं और मैंने तुम्हें बताया कि वो जानवर इतना खतरनाक नहीं था कि जितना तुम समझी। नहीं यारम, वो जानवर बहुत खतरनाक था, वो चीता था। और चीते मासूम नहीं होते, चीर फाड़ कर ही दम लेते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, यहाँ यहीं पर रहना है, और खबरदार जो आप भी कहीं ना बाहर निकले। अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतनी खतरनाक है तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। अच्छा बाबा, अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम दूसरी किसी जगह घूमने चलते हैं, और अब तुम्हारा सफर बोरिंग भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ हम बहुत इंजॉय करेंगे। यारम ने इसका चेहरा हाथों में थामते हुए कहा, तो रूह को मानना ही पड़ा। ठीक है, फ्रेश होकर निकलती हूँ, लेकिन वादा करें हम इस तरफ नहीं जाएंगे। रूह ने फिर से यकीन दहानी कराई। यारम ने हाँ में सर हिलाते हुए इसे यकीन दिलाया, जिसके साथ ही वो इसके लबों पर झुका, हल्की सी जसारत कर गया, जिसका रूह ने पूर्ण बुरा नहीं मनाया। और रूह फाइनली तैयार होने चली गई। वो नहाकर बाहर निकली तो यारम वो यहाँ नहीं था। यकीनन रिसेप्शन से चाबी लेने गया होगा। यहाँ के होटलों के भी अजीब उसूल थे, अपनी गाड़ी लेना बिल्कुल अलाउड नहीं था। जहाँ भी जाना था होटल की गाड़ी में जाता तो वहाँ ड्राइवर भी मौजूद था, अगर चाहें तो इसे भी लेकर जा सकते थे, और अगर इनके मेहमानों की प्राइवेसी चाहते हो तो वो गाड़ी खुद ड्राइव कर सकते हैं, बस इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और यारम को अपनी प्राइवेसी बेहद अजीज थी। वो खिड़की पे खड़े यारम का इंतजार करने लगी। जब बाहर की जानिब जाते रास्ते पर इसे फिर से वही कल वाली लड़की नजर आई, लेकिन इस वक्त वो काफी परेशान सी, किसी की मिन्नतें कर रही थी, वो हाथ जोड़ रही थी, बुरी तरह रो रही थी।
जबकि दूसरा शख्स इसकी तरफ पीठ किए खड़ा था जिसे वो पहचान नहीं पाई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब इसने इस लड़की को थप्पड़ मारा, वो इस लड़के का चेहरा भी देख चुकी थी। ये तो वही था जो दुबई में इससे मिला था, और फिर कल रात भी तो रूह ने इसे देखा था। वो इस लड़की को क्यों मार रहा था? भला इसके साथ इसकी क्या दुश्मनी थी? वो इसके साथ इतना जारहाना सलूक क्यों कर रहा था? वो इसे देख रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और यारम अंदर दाखिल हुआ। चलो जान, मैं तुम्हें स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया था। यारम इस तरफ देखे, वो किडनैपर, जो शायद किडनैपर नहीं होगा, वो लड़की को मार रहा है। वो इसका हाथ थामे इससे तेजी से खिड़की के करीब लाई थी। लेकिन ये क्या? जैसे यारम ने बाहर देखा, वो लड़की इसके गले लगी बड़ी बेबाकी और खुशी का इजहार कर रही थी। रूह बेबी, गंदी बात, ये तुम क्या देख रही हो? वो हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे हैं, वो तो यहाँ छुप छुप कर देख रही हो तुम इनको। कितनी गलत बात है रूह। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते देख यारम ने कदरे शरारत से कहा तो वो इसे घूर कर रह गई। नहीं यारम, वो दोनों ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो लड़का इस लड़की को मार रहा था, मैंने खुद देखा है इसे मारते हुए। रूह ने यकीन दिलाते हुए कहा। इसे खुद समझ नहीं आई थी कि अचानक हो क्या गया है। अभी तो वो लड़का इतना गुस्सा कर रहा था इस पर, यहाँ तक कि बेदर्दी से इसके मुंह पर थप्पड़ तक मारा था, और अब कैसे इसे अपने गले से लगाए। शायद बहला रहा था या मना रहा था, लेकिन लड़की के चेहरे पर खुशी थी। रूह, हमें क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है? वो दोनों रोमांस करें या एक दूसरे को जान से मार डालें, हमारा इनसे भला क्या लेना देना? हमें तो बस अपना हनीमून टूर को खुशगवार बनाना है। इसके हाथों को अपने लबों के करीब ले जाते हुए यारम ने मोहब्बत से कहा, और इसकी उंगलियों को चूमकर इसका हाथ थामे बाहर चलने लगा। वैसे यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? अपना स्कार्फ सेट करते हुए रूह फिर से पूछने लगी, जबकि डार्क ब्लू स्कार्फ में इसका हसीन चेहरा किसी हसीन परी से कम नहीं लग रहा था। यारम मदहोश सा इसके लबों पर झुकते हुए इसके लबों को चूम गया। रूह हैरत और सदमे की कैफियत में इसे देखने लगी। वो तो इससे आम सवाल कर रही थी, और यहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आप कभी नहीं सुधर सकते, वो गुस्से से पटकती बाहर निकल गई, जबकि अपनी बेइख्तियारी पर वो अपने लबों पर हाथ फेरता मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही कमरे से निकला। तुम बाहर रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। इसके चेहरे को नरमी से छूते यारा मुस्कुराकर रिसेप्शन की तरफ चला गया, और रूह वहाँ में सर हिलाती बाहर चली गई। बाहर इसे वही लड़की ग्रीन कलर की शर्ट से ड्रेस में खड़ी नजर आई। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी, शायद इसी का जो कल रात इस लड़की को मार रहा था, क्योंकि बाद में ये लड़की इसके गले लगी हुई थी। वो इसे नजरअंदाज करती यारम का इंतजार करने लगी। जब वो लड़की एक नज़र इसे देखकर इसकी तरफ चली आई। तुम पाकिस्तान से हो ना? वो उर्दू में कहती इससे मुखातिब थी। ये पहली लड़की थी जो यहाँ से उर्दू बोलती नजर आई। हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, रूह ने जवाब दिया। वो आधी बरहना लड़की से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुद वो इसके करीब चलकर आई तो वो इसे इग्नोर ना कर सकी। वाह यार, मेरी बहुत ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की। पाकिस्तान में कहाँ से हो तुम? वैसे मेरा नाम खुशी है, और तुम्हारा? वो इससे फ्री होने की कोशिश कर रही थी। कम अज कम रूह तो ऐसा ही लगा। मेरा नाम रूह यारम काजमी है। वैसे तो मैं मुल्तान से हूँ, लेकिन मेरे शोहर दुबई से हैं, और मैं इनके साथ दुबई में ही रहती हूँ। रूह ने इसे जवाब देते हुए बताया। मेरा बॉयफ्रेंड भी वहीं की होता है, और मैं यहाँ इससे इतनी दूर। वो मायूसी से कहती इसे मजीद बताने लगी। बस जबकि लफ्ज बॉयफ्रेंड पर रूह का मूड ऑफ होने लगा। वैसे भी इस लड़की से मिलकर इससे खास खुशी नहीं हुई थी, और बॉयफ्रेंड का मतलब तो वो भी बहुत बेहतर तरीके से समझती थी। ऐसा रिश्ता जिसका कोई वजूद नहीं होता, और यारम की नज़र में इसका मतलब तवाइफ था। बल्कि वो तवाइफ को गर्लफ्रेंड से बेहतर कहता था। जो काम तवाइफ पैसे लेकर करती है, वो काम ये लोग मोहब्बत का नाम देकर फ्री में करते हैं। इसे इस लड़की से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये लड़की काफी बातूनी थी। तो तुम शादी कब कर रही हो? मेरा मतलब है शादी के बाद भी अपने शौहर के साथ दुबई में आ जाना, रूह ने कहा। शादी मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता। और वैसे मैं, हमारा मज़हब अलग है, इसका मज़हब इसे मुझसे शादी की इजाज़त नहीं देता। वो फिर मायूस होने लगी, जबकि रूह का दिल चाहा कि इस लड़की को बताए कि अगर मज़हब इस तरह मिलने की इजाज़त देता है, एक साथ रहने की इजाज़त देता है, यूँ नामहरम रिश्ता रखने की इजाज़त देता है, मगर शादी की नहीं, तो तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। लेकिन वो नहीं कह पाई।
वो लड़की कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी, अपना बुरा भला समझ सकती थी, फिर वो क्यों के फिर दखल अंदाजी करती। अच्छा रूही मेरे दोस्त बनोगी? वो क्या है ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है, प्लीज तुम मेरे दोस्त बन जाओ यार, मैं बहुत यहाँ पर बोर हो रही हूँ। वो इसके दोनों हाथ थामते इसरार करते हुए बोली, जबकि रूह ने इसके मुंह से रूही सुनकर ही परेशान हो गई थी। ये नाम इसके लिए नया नहीं था, इस तरह से कोई तो मुखातिब करता था लेकिन इसे याद नहीं था, लेकिन कोई था बहुत अजीज। तुम मुझे रूह कहकर बुलाओ, रूह ने फौरन जवाब दिया था। क्यों, मेरा रूही कहना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो मायूस होकर पूछने लगी। नहीं, तुम मुझे रूह ही बुलाओ, मुझे खुशी होगी। रूह ने इसकी मायूसी दूर करने के लिए मुस्कुराकर कहा। वो भी तो तुम्हें कहता है, वो बड़बड़ाई थी। कौन? रूह ने पूछा। तुम्हारा हस्बैंड, वो सर पे हाथ मारते हुए मुस्कुराकर बोली। नहीं, वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, इन्हें मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। रूह ने फौरन जवाब दिया। हाँ, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, यूनिक सा, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने सारे दोस्तों को किसी न किसी निक नेम से बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया, वो मुस्कुराकर कहने लगी, जबकि इस बार रूह इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकी थी। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें और तुम यहाँ खड़ी हो। पीछे से एक सर्द सी आवाज ने इन्हें पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। कम डार्लिंग, इससे मिलो, ये है मेरी नई दोस्त, रूह ने कहा। अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है, ये बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से आई है यहाँ, और इत्तेफाक देखो पाकिस्तान से इसका ताल्लुक तो मुल्तान से है जहाँ तुम रहते थे, और अब दुबई में रिहाइश पजीर हो अपने हस्बैंड के साथी, ये भी है। खुशी मुस्कुराते हुए बोली। पर्रू, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन साथ तो रह सकते हैं ना। खुशी इसके बाजू में हाथ डालते हुए बोली। होगी तुम्हारी बकवास खत्म? वो गुस्से से इसका हाथ झटकते हुए इसे घूर कर देखते हुए बोला। आपसे मिलकर खुशी हुई, वैसे हम दुबई में भी एक बार मिल चुके हैं। वो इसे घूर कर रूह की जाने मुतवज्जा हुआ तो रूह ने सर हिला दिया। जी, आप मेरे डॉगी से बात कर रहे थे? शॉपिंग मॉल में रूह ने फौरन कहा। मासूमा को जानती होगी आप, वो आपकी दोस्त है, ये डॉगी इसी के पास था, और तब मेरी इसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बस इसीलिए मुझे देखकर मेरे पास आ गया। मैं और मासूमा एक ही बिल्डिंग में बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, इसने तफसील से बताया तो रूह के चेहरे पर अजनबियत की जो लहर थी वो ख़त्म हुई। इसीलिए तो मैं भी सोच रही थी कि मेरा डॉगी आपके पास कैसे चला गया, जबकि वो तो किसी के साथ इस तरह से अटैच नहीं होता, वो सिर्फ इन्हीं लोगों से मिलता है जिन्हें वो जानता है, शायद इसीलिए आपके पास चला गया होगा। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा कि जबकि दर्द खुशी को चलने का इशारा कर रहा था। याराम ने दूर से रूह को किसी लड़की के साथ खड़ा देखा, पता नहीं कौन थी वो लड़की, लेकिन काफी आजाद ख्याल थी। ये बात वो इसकी ड्रेसिंग से पता लगा चुका था, और इसके चेहरे की बेजारी बता रही थी कि वो इसके साथ रुककर कुछ खास खुश नहीं है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर इसके करीब जाना चाहता था। जब इस लड़की को किसी लड़के के साथ जाते देखा, ये लड़का कौन था वो पहचान चुका था, लेकिन वो रूह के पास क्यों खड़ा था, इससे भला क्या कह रहा था? वो गाड़ी से निकलते हुए रूह को पास आकर रुका। क्या कह रहे थे वो लोग? यारम, वो लड़का कोई किडनैपर नहीं है बल्कि मासूमा का पड़ोसी है, इसने अभी मुझे बताया कि वो पहले से ही जानता था, तभी तो शॉपिंग मॉल में इसके पास चला गया, और हम समझे कि वो मेरा शुनू को अगवा करने वाला है। रूह सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए इसे तफसील बताने लगी। अच्छा छोड़ो, वो इन लोगों से जितना फासला बना के रखोगे इतना ही बेहतर है, अजीब से लोग हैं, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आए, और जहाँ तक मुझे पता चला है ये लड़का कोई जुआ वगैरह खेलता है, मेरा मतलब है कि सट्टेबाजी करता है, इसके साथ ये लड़की भी शामिल है। होटल का मैनेजर बता रहा था कि ये लड़का काफी पुरस्कार है, हमें इससे फासला बनाकर रखना चाहिए। छोड़ो यार, हमें क्या ले देना देना वो लड़का कैसा है, और ये होटल के लोग भी ना अजीब होते हैं, किसी को भी कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लड़का ठीक ठाक लगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं बिना शादी बिना निकाह के, और वो लड़की हिंदू है और वो लड़का मुसलमान। क्या हमारा मज़हब इजाज़त देता है ऐसा करने का? रूह, आज के ज़माने में मज़हब कौन देखता है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका मज़हब क्या है, इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एन्जॉयमेंट से फ़र्क पड़ता है। ख़ैर छोड़ो इन सब चीज़ों को, जानेमन चलो तुम्हें चाँद सितारों की दुनिया में लेकर चलूँ, स्विट्ज़रलैंड की सबसे खूबसूरत जगह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसके चेहरे को हाथों में भरे वो झुकने ही वाला था कि रूह ने इसे जगह का एहसास दिलाया कि होटल के बाहर खड़े थे, और यहाँ भी यारम की बेबाकियाँ शुरू उरूज पर थीं। हाँ, तो मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, किसी वजह से थोड़ी कर रहा हूँ, वो इसकी घूरी को नज़रअंदाज करते हुए बोला। अच्छा बाबा, बस बस, अब सारी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी बीवी हूँ, चले जहाँ चलना है, और अल्लाह का वास्ता है वहाँ जाके अपना ये बीवी नामा मत शुरू कर दीजिएगा, इसके दिन ब दिन बढ़ती बेबाकियों
पर रूह अच्छी खासी परेशान थी। बीवी नामा खोलने के लिए ही तो लेकर जा रहा हूँ तुम्हें अपने साथ, वो आंख दबाता शरारत से बोला तो रूह इसे घूर कर रह गई। जाने मन रात भर ये जितना चाहे मुझे घूर लेना, तुम पर कोई पाबंदी थोड़ी है। उसे गाड़ी में बिठाता फिर शरारत पर अंदाज बोला था और ना चाहते हुए भी रूह के चेहरे पर मुस्कुराहट खेली। आप लाइलाज हैं, वो गाड़ी में बैठकर मुस्कुराते हुए बोली। बिल्कुल गलत, मेरा इलाज तुम हो। अगर ठीक से मुझे प्यार करो, ठीक से मेरा ख्याल रखो तो मजाल है जो मैं जरा सा बिगड़ जाऊं। यारा मुस्कुराहट दबाता इसकी बात अपने अंदाज में ले गया, जबकि रूह अब खामोश रहना ही ज्यादा बेहतर लग रहा था। इनका सफर काफी लंबा हो चुका था। यारम इसे कहाँ लेकर जा रहा था इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये जगह इसके लिए बहुत अनजान थी और इस जगह के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। अब तो यारम का ही सहारा था, वो इसे जहाँ भी ले जाए, और यहाँ तो क्या हर जगह यारम ही इसका सहारा था। हाँ, लेकिन तजस्सुस ज़रूर था कि इस बार वो इसे कहाँ लेकर जाने वाला है। यारम, अब तो आप बता दें कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना मुझे इतना मुतजस्सिस ना करें। क्या आपने कोई प्लानिंग की हुई है? प्लीज़ प्लीज़ बताएँ ना मुझे, हम कहाँ जाने वाले हैं? रूह पुरजोश सी इंतहाई मासूमियत से कह रही थी। इसके इसी अंदाज़ पर तो यारम को प्यार आता था। इसकी रूह सच में दुनिया से अलग थी। सब्र कर जाओ जानेमन, जा तो रहा हूँ, बस थोड़ा-सा सफ़र और है। सब्र ही तो नहीं होता। मुझसे एक बात बताएँ, हम इतना लंबा सफ़र करके जा रहे हैं, वापसी पर तो हमें बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाएगा, और फिर रात में इस गाड़ी में भी आहिस्ता चलाएँगे, तो फिर वापस आते तो सुबह हो जाएगी। 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है वक़्त हमें वहाँ से निकले हुए, और एक आप हैं जो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। डार्लिंग, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा था कि आज वापस आने वाले हैं? अब तो वापसी सुबह ही होगी। अब तुम्हें वहाँ लेकर जाने में इतनी मेहनत लग रही है, तो तुम्हें मेरी मेहनत का इनाम भी तो देना होगा। और इनाम लेते हुए एक रात तो लग ही जाती है। ये इंतहाई बेबाक और शरारती रेजा। पिछले 1 माह में यारम का ये अंदाज इसने बेहद मिस किया था। हाँ, लेकिन अब इसका ये अंदाज ही इसे अच्छी खासा तब चढ़ा रहा था। इस बंदे को किसी जगह का लिहाज नहीं था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग इन्हें देख रहे हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसे तो बस अपनी रूह चाहिए थी, और इसकी बेबाकियों पर अगर वो इतराज उठाती तो यारम के पास एक ऐसा मजबूत जवाब था जिसके सामने इसे खामोश होना ही पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। लोग कौन होते हैं मुझे पूछने वाले या हमारे बारे में कुछ भी सोचने वाले, और तुम्हें भी कोई हक नहीं है किसी और के बारे में सोचने का। बस मेरे बारे में सोचो, पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर दो। और यही एक वाहिद काम था जो रूह से नहीं होता था। हाँ, नज़रअंदाज करने में तो यारम माहिर था। वो एक रूह के अलावा पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर सकता था, क्योंकि रूह के अलावा इसे किसी और से कोई मतलब ही नहीं था। अगर इसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की चाहत थी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह की मोहब्बत की, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इसे किसी से कोई लेना-देना ही नहीं था। यारम, ये कौन-सी जगह है? यहाँ तो अंधेरा हो गया है। वो गाड़ी से निकलकर कहने लगी। इसे यहाँ अच्छी खासी ठंड लग रही थी। जब यारम ने गाड़ी की पिछली सीट से एक रेड कॉलर का जैकेट उठाकर इसे दिया। ये किसका है? रूह ने फौरन पूछा। तुम्हारे लिए लाया था, मैं जानता हूँ यहाँ बहुत ठंड है। जल्दी से पहनो इसको, फिर चलते हैं। यारम ने कोट इसकी जानिब बढ़ाया तो रूह ने फौरन थाम कर पहन लिया। सर्दी बहुत ज्यादा थी। आपने तो कुछ नहीं पहना, आपको भी सर्दी लगेगी ना? रूह ने फिक्रमंदी से कहा तो यारम मुस्कुरा दिया। मेरी सर्दी का हल तुम हो, वहां जाकर निकाल लेना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकला। यारम, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यारम ने जब इसका हाथ थामा तो रूह इसके साथ चलते हुए पूछने लगी। ये जगह शहर की आबादी से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ इतना अंधेरा है। यहाँ मोहब्बत करने वाले ही आते हैं। ये एक जजीरा है और यहाँ के स्टाफ मेंबर किसी होटल की तरह काम करते हैं, लेकिन ये होटल नहीं है, ये एक लवर पॉइंट है। मोहब्बत करने वाले यहाँ आकर मिलते हैं, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। ये सिर्फ इन लोगों को यहाँ आने देते हैं जो शादीशुदा होते हैं और अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल प्लान करना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो कहा कि आप अपनी वाइफ को यहाँ ले आएं, हम सारा इंतज़ाम ले कर लेंगे। बस फिर मैं अपनी प्यारी बीवी को यहाँ ले आया हूँ। अब चलकर देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। वो सब कुछ तो ठीक है यारम, लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं है हमारे अलावा। पहाड़ के बीचों बीच बनी सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही थी, और इस रास्ते पर रोशनी के लिए बड़े बड़े लाइट पोल्स लगाए गए थे।
रूह इस पर चलते हुए अपने आप को किसी परी की तरह महसूस कर रही थी। बेहद हसीन सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के दोनों अतराफ लगे फूल जो इस तरह से लगाए गए थे कि यूँ महसूस हो रहा था कि फूल इनके कदमों में पड़े इन्हें वेलकम कर रहे हैं। डार्लिंग, वो लोग अपना काम करके जज़ीरे की दूसरी जानिब जा चुके हैं ताकि हमें किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। याराम की बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए मज़ीद ज़ीने चढ़ने लगी। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते रूह की साँस फूलने लगी थी। शायद ये सीढ़ियों का सफ़र अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा था। यारम ने इसकी परेशानी को महसूस करते हुए इसे अपनी बाहों में उठाया। यारम, मैं चली जाऊँगी, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, रूह ने फ़ौरन कहा। मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए नहीं तुम्हें उठा रहा, मैं तुम्हें अपने बेहद करीब महसूस करने के लिए उठा रहा हूँ। इन सीढ़ियों से ज़्यादा तुम मेरी बाहों में सूट करती हो, यारम मुस्कुराकर कहते हुए इसे शर्माने पर मजबूर कर गया। और इसकी शर्मीली सी मुस्कुराहट यारम के डिंपल्स गहरे कर गई थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो इसे पहाड़ी की चोटी पर ले आया था, जो कि बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी। पहाड़ी के कोने की तरफ एक टेबल लगाई गई थी जिसके आगे पीछे 2 चेयर थीं। डिश से निकलता धुआं इस बात की गवाही थी कि खाना अभी-अभी लगाया गया है और इसकी खुशबू बता रही थी कि हर चीज़ रूह की पसंद की ही है। डिनर कर लें डार्लिंग, वैसे तो आज रात मेरा तुम्हें खाने का इरादा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये फरीज़ा मुझे डिनर के बाद सरंजाम देना चाहिए। इसके गाल को चूमते हुए यारम इसका हाथ थामे मेज़ की जानिब लेकर आया। आप बेहद बेशर्म हो गए हैं यारम, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। रूह ने जैसे कोई राज खोला था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसका इलाज कर सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है कि बिना किसी मज़ाहमत के अपने आप को मेरे पास आ जाना है। इससे मुझे तुम्हारे साथ किसी किस्म की बेशर्मी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मज़ाक है आपका, बेशर्मी से रोकने के लिए खुद बेशर्म बन जाऊँ? वो इसे घूरते हुए बोली तो यारम मुस्कुरा दिया। अब इसका हाल तो यही है, वो अब भी बाज़ नहीं आया। आप अपने हल में अपने पास ही रखें, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेशर्मी से भरपूर हल, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, रूह ने फ़ौरन जवाब दिया। मतलब कि तुम्हें मेरी बेशर्मी बर्दाश्त करनी होगी। कोई हल ना पाकर यारम वापस अपने हल की तरफ आ गया था। यारम, बहुत ख़राब हैं आप, कभी नहीं सुधर सकते, ये आखिरी लेवल है। वो इसकी मालूमात में इज़ाफ़ा करने लगी। नहीं डार्लिंग, ये आखिरी लेवल नहीं है, अगर मैं आखिरी लेवल की तरफ आ गया ना तो तुम चेहरा छुपाती फिरोगी। बस कर दें यारम, खाना खाने दें मुझे। वो शर्म से झुकाती इसे डांटते हुए कहने लगी। मेरी जान, मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ लिए हैं, ये तुम्हारे सामने खाना है, खाओ आराम से खाओ। यारम ने शरारत से कहा। आप खामोश होंगे तो मैं कुछ खा पाऊंगी ना, वो घूर कर बोली। हाँ यार, हो गया खामोश, कुछ नहीं कहता, मैं कुछ कहने में रखा ही क्या है, मज़ा तो कुछ करने में है, वो एक बार फिर से बेबाकी से कहता इसे सर झुकाने पर मजबूर कर गया। इस बार रूह ने इसकी बेबाकी का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि सर झुकाए खाना खाने लगी। इससे मुकाबला करना आसान नहीं था, इसने बेशर्मी में पीएचडी कर रखी थी। डिनर के बाद वो एक बार फिर से इसे हसीन नज़ारे को देखने लगी। दूर-दूर से रोशनियाँ नज़र आ रही थीं, जैसे कोई शहर बसा हो। पहाड़ी के नीचे की तरफ एक नहर बह रही थी जिसमें बेहद सितारे और नीचे की तरफ से आने वाली छोटी-छोटी रोशनियों का अक्स और आसमान पर चमकता वो वाहिद पूरा चाँद जो बेहद हसीन लग रहा था। रूह ने महसूस किया कि नीचे की जानिब सिर्फ रोशनी इन छोटी-छोटी लाइट्स की वजह से या सितारों की वजह से नहीं है, बल्कि वो छोटे-छोटे से तारे तोड़ आ रहे थे। इसने पीछे की जानिब यारम को किसी को इशारा करते देखा। यारम, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आकर देखिए, वो सितारे चल फिर रहे हैं। दूरी की वजह से वो इस चीज़ की वजह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन यारम को इस तरफ किसी को इशारा करते देखकर हैरान ज़रूर हुई थी। जानेमन में यहीं पर तो आ रहा था, शायद लाइटिंग की गई हो और हाँ, इसे लाइट मिल रही होगी इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वो इसके पीछे आते हुए कहने लगा तो रूह ने ना में सर हिलाया। नहीं, वो कुछ और है, वो जुगनू है। हाँ, वो जुगनू है यारम, देखे पानी के करीब वो सब जुगनू ही तो हैं, इस तरह से चमक रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने कभी इतने सारे जुगनू को इस तरह से चमकते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है, मेरे अल्लाह की हसीन कुदरत, सुभान अल्लाह। इस जगह को देखें कितनी प्यारी है। ये जगह शायद यही वो जगह है जिसके लिए वो कहा जाता है कि चांदनी ज़मीन पर उतरती है। वो हसद भरी नज़रों से इस जगह का दीदार करते हुए चाहत से बोली, जबकि यारम का ध्यान तो सिर्फ इसके चेहरे पर था। मेरी चांदनी तो रोज़ ज़मीन पर उतरती है, सिर्फ मेरे आंगन में। मुझे तो बस मेरी चांदनी से मतलब है। वो इसे अपने हसार में लेते हुए बोला तो रूह इसके सीने से अपना सर टिकाती इस नज़ारे को आंख भरकर देखने लगी। ये चांदनी सिर्फ आपकी है और ये सिर्फ आपके आंगन में ही उतरेगी, क्योंकि इस पर से
آپ کا حق ہے। وہ मान बख्शते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं होने दूंगा। वो इसे नरमी से अपने हसार में लेते जैसे खुद में छुपा रहा था। यारम, आप वहाँ कैसे किसे इशारा कर रहे थे, बताएं जरा मुझे। रूह को अचानक याद आया तो वो मुड़कर इसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी, मैं तो किसी को इशारा नहीं कर रहा था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो मुकर गया। मुझे पक्का यकीन है कि आप किसी को इशारा कर रहे थे। वो कहाँ इसे मुकरने देने वाली थी। रूह, छोड़ो इन बातों को, ये देखो 12 होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। कितनी रात हो गई ना। वो इसे बातों में बहला रहा था। हाँ, सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, लेकिन आपको तो कुछ याद ही नहीं है। वो मुंह बनाकर बोली तो यारम के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम्हें पता है, साल का सबसे खूबसूरत दिन शुरू होने वाला है, वो दिन जब मेरी रूह इस दुनिया में आई, सिर्फ मेरे लिए। वो इसके कान में सरगोशी करता, इसे मुस्कुराने पर मजबूर करके। इसे याद था, रूह को लगा कि वो भूल गया। अब बहुत अच्छे हैं यारम, वो इसके सीने में सर छुपाती लाड से बोली, जबकि यारम के एक इशारे पर नीचे से कुछ लोग ऊपर की जानिब आए। टेबल से डिनर का सारा सामान उठाकर वहां एक खूबसूरत सा केक सजाया, जिसमें एक शहजादा और शहजादी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े शायद हाले दिल सुना रहे थे। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, लेकिन तुम्हारी इस बर्थडे पर मैं तुम्हें नहीं बल्कि खुद को दुआ दूंगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखे। तुम जिंदगी में जहाँ भी जाओ मुझे ही पाओ, तुम्हारी हर ख्वाहिश मुझसे शुरू हो और मुझ पर खत्म हो। रूह यारम का रिश्ता रूह यारम बनकर हमेशा हम दोनों के दरमियान कायम रहे। इसके माथे को चूमते हुए यारम ने इसे खुद में छुपाया, जबकि रूह के मुंह से सरगोशी नुमा आवाज में आमीन तुम आमीन सुनकर इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। आ जाओ, इस केक को शहीद करते हैं। वो इसे मेज की जानिब ले जाते हुए मुस्कुराकर बोला तो रूह खिलखिलाकर इसके इसके साथ आई। यारम, मैं 12 साल की नहीं हूँ। रूह ने केक पर मौजूद कैंडल देखकर मुंह बनाया। रूह, स्टाफ के लोगों थोड़े से निकम्मे हैं या शायद तुम्हें कोई छोटी बच्ची समझ रहे हैं। वो कैंडल्स को आगे पीछे करता वजाहत देते हुए इसे पीछे से थाम चुका था। यारम, नाइफ कहाँ है? टेबल पर छुरी भी मौजूद नहीं थी। रूह, क्या है ना, जितनी ये जगह खूबसूरत है, यहाँ के स्टाफ मेंबर शायद इतने ही निकम्मे और भुलक्कड़ हैं, लेकिन मैं हूं ना, फिक्र नॉट। अपनी जेब से ब्लेड निकालते हुए बोला तो रूह ने इसे घूर कर देखा। यारम, मुझे छुरी ला कर दें, मैं इसके साथ नहीं काटूंगी। वो ब्लेड यारम की तरफ करते हुए कहने लगी, तुम इसी के साथ केक को शहीद करोगी, क्योंकि तुम्हारा शोहर भी ये काम बहुत आराम से करता है। अच्छी बात है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें भी ये काम करना पड़े। अस्तगफिरुल्लाह यारम, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, और ना ही मुझे लोगों के प्रपोजल काट कर कोई खास खुशी मिलती है। इसने फौरन जवाब दिया। तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए रूह, ये काम बहुत मजे का है, एक बार कोशिश तो करो, बहुत मजा आएगा। आज ये केक, कल किसी की गर्दन। वाह, यारम साफ इसे तंग कर रहा था। यारम, इंसान बन जाए, मुझसे ऐसी बातें ना करें, और ना ही मुझसे ये काम होते हैं। वो सहम कर बोली तो ना चाहते हुए भी यारम का कहकहा बुलंद हुआ, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं जानता हूँ मेरी रूह में इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन केक तुम्हें इसी से काटना होगा, क्योंकि स्टाफ के मेंबर हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और मैं भी नहीं चाहता कि अब इस तरफ कोई और आए। अब तो यहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। यारम की जबरदस्ती ब्लेड हाथ में पकड़ाने पर रूह ने मजबूर होकर हाथ केक की जानिब बढ़ाया। यारम, शहजादा और शहजादी को कुछ नहीं होना चाहिए, हम साइड से काटेंगे। इसका हाथ नूडल्स डॉल्स की जानिब बढ़ता देख रूह ने फौरन कहा था, कहीं इस शहजादे और शहजादी की गर्दन कट ही ना जाए। ओके बेबी, हम साइड से काटेंगे। वो इसकी बात मानते हुए बोला। केक का एक छोटा सा पीस काट कर रूह ने इसकी जानिब बढ़ाया तो वही पीस थाम कर इसने रूह के लबों से लगाया। ये केक मीठा तब होगा जब तुम्हारे लबों की मिठास इसमें शामिल होगी। वो आराम से कहता केक का थोड़ा सा हिस्सा इसके मुंह में डाल चुका था, और अब वो इसके लबों पर झुका, इसके लबों को अपने लबों के दस्तरस में लिए वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि रूह इसके कॉलर को अपने हाथ में दबोचती मुकम्मल मज़ाहमत छोड़ चुकी थी। यारम आहिस्ता से इसका वजूद अपनी बाहों में उठाए वो इसे इस छोटे से जार नुमा कमरे में ले आया। इसे बेड पर लेटाते हुए यारम ने सारे पर्दे गिरा दिए, और अब वो इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में कैद करते हुए छोटी सी लाइट को भी बुझा चुका था। अपने चेहरे के एक एक नक्श पर इसके लबों का लम्स महसूस करते हुए वो धीरे से मुस्कुराई। यारम, मेरा बर्थडे गिफ्ट। इसकी सरगोशी नुमा आवाज ने यारम की मदहोशी को तोड़ा था। पहले मैं अपना गिफ्ट वसूल कर लूं, तुम्हारा तोहफा सुबह मिलेगा। इसके लबों पे अपने होंठ रखते हुए यारम ने इसके दोनों हाथ थाम ली कर तकिए से लगाए थे, जबकि हर वो मुस्कुराते हुए
अपना आप इसके सुपुर्द कर चुकी थी। लैला आजकल बहुत ज्यादा बेचैन थी। कल इसने खिज़र को अपनी बेचैनी की वजह बताई तो वो हंसकर टाल गया। लैला, तुम आज के ज़माने की लड़की हो, कैसी बातों पर यकीन करने लगी हो? ख्वाब ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर यकीन करना सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी है। और रूह और यारम से मेरी कल ही बात हुई है, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खिज़र ने इसे बेफ़िक्र रहने के लिए कहा था, इसका टेंशन लेना इसके लिए अच्छा नहीं था और खिज़र इसे यही बात समझाना चाहता था, लेकिन आजकल इसके ज़हन पर बस एक ही सोच सवार थी और वो सोच थी इसके ख्वाब। पिछले कुछ दिनों से इसे बहुत अजीबो-गरीब ख्वाब आ रहे थे। वो आज के ज़माने की लड़की थी, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। वो खुद भी इन चीज़ों को हँसकर टाल देती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने यारम के बारे में बुरा ख्वाब देखा था। सब कुछ अपनी जगह ठीक था, लेकिन यारम के बारे में बुरा सोचते हुए भी इसे बुरा लगता था और यहाँ वो वही यारम को खून में लथपथ, बेहद ज़ख्मी, दर्द से तड़पते हुए देख चुकी थी। खिज़र ने तो इसकी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी, लेकिन लैला की परेशानी अपनी जगह कायम थी। वो खुद एक बार यारम से बात करना चाहती थी, लेकिन खिज़र ने इसे मना कर दिया। इसका कहना था कि वो रूह को बाहर लेकर गया है, तो ऐसे में किसी भी किस्म की टेंशन नहीं देनी चाहिए। और खिज़र का भी यही कहना था कि यारम इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। ख्वाबो ख्यालों को ख्वाबो ख्यालों तक ही रहने देना चाहिए, इन्हें असल ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन लैला अपने दिल का क्या करती, जो इस ख्वाब के बाद से लेकर अब तक बेचैनी के ज़ेर असर था। यारम, हम वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गए? हमें वहीं रहना चाहिए था, कितनी खूबसूरत जगह थी वो, मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन हम सिर्फ एक ही जगह महदूद हो जाने के लिए तो यहाँ नहीं आए, हमारा पूरा स्विट्ज़रलैंड घूमना है, इसके लिए हमें वहाँ से निकलना ही था। मैं जानता हूँ वो जगह बेहद हसीन थी और तुम्हारा वहाँ से आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें पूरे स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती को एक नज़र देख लेना चाहिए। वो इस इलाके में सिर्फ एक रात के लिए ही गए थे, लेकिन रूह की ज़िद की वजह से वो 2-3 दिन वहाँ रुक कर आए और अब भी रूह का यही कहना था कि इसे वहाँ से वापस नहीं आना, बल्कि इसी खूबसूरत जगह का ही होकर रह जाना है। इसका तो इरादा था कि वो हनीमून के 15 दिन वहीं पर गुजारेगी, लेकिन यारम इसे ज़बरदस्ती अपने साथ वापस ले आया। और अब कल ना जाने वो इसे कहाँ ले जाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि आज तो संडे था और पूरा स्विट्ज़रलैंड छुट्टी पे था। आइसलैंड में हद दर्जा सर्दी होने की वजह से रूह ने तो कमरे से निकलने की कसम खा रखी थी, लेकिन इस बार यारम ने ऐसा नहीं होने दिया। वो इसे जगह की खूबसूरती दिखाना चाहता था और वो इसे अपने साथ हर जगह लेकर जाना चाहता था। लेकिन अब रूह की आंखों में इस जजीरे की खूबसूरती का नक्शा बन गया था। किसी भी जगह को देखकर वो आराम से कह सकती थी कि ये जगह इस जजीरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं। लेकिन अब यारम ने इससे वादा किया था कि कल सुबह जहाँ लेकर जाएगा वो जगह इसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। और इस जगह को सोचते हुए रूह काफी एक्साइटेड लग रही थी। होटल के इंतजामिया ने आज इनके डिनर का इंतजाम नीचे बाहर कॉर्टन में किया था, जहां शाम की खूबसूरती अपने पर फैलाई इनका इंतजार कर रही थी। होटल लोगों से भरा हुआ था, ज्यादातर यहाँ हनीमून कपल्स ही थे। हर कोई एक दूसरे में मगन था, जबकि रूह तो बारी बारी इन कपल्स को देख रही थी। कोई शक नहीं था कि इस जगह की खूबसूरती ने इनकी ज़िंदगी के इन मोमेंट्स और खूबसूरत बना दिया था। हाय रूह यार, कैसी हो तुम? मुझसे दोस्ती करके तुम तो गायब ही हो गई। 2-3 बार तो मैंने होटल के मैनेजर से भी पूछा कि यार रूह नाम की एक लड़की है, मुझे इसके बारे में बता दे, हमारी दोस्ती हुई है, लेकिन मैनेजर ने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। वैसे ये कौन, तुम्हारे शौहर हैं क्या? वो बेतकल्लुफ़ से इसके मेज़ के करीब से चेयर घसीटते हुए अपनी धुन में बोले जा रही थी, जब इसने यारम की नागवार निगाहों को खुद पर देखा। इसका इस तरह से यूं इन दोनों के दरमियान आकर बैठना यारम को सख्त नागवार गुजरा था। हाय, मेरा नाम खुशी है और मैं तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ। यार तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, कैसे पटाया तुमने इसे? रूह मेरे साथ भी शेयर करो, वो शरारत से कहती रूह की तरफ देखने लगी, जबकि इसकी बात ने रूह के गाल तपा कर रख दिए थे। और लगता है तुमने नहीं, इसने तुम्हें पटा लिया है ना? वो इसकी रंग देख कर खिलखिलाती हुई यारम को देखने लगी और इसकी आंखों की नागवारी को जानबूझकर नजरअंदाज कर गई। हम मुसलमान हैं मिस, पटाना नहीं बसाना जानते हैं। बहुत माजरत की, रूह ने आपका जिक्र नहीं किया मेरे सामने, इसीलिए मैं नहीं जानता कि इसकी यहाँ कोई दोस्त है।
खैर आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन इस तरह आपका बिना इजाज़त हमारे बीच बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम बहुत पर्सनल बातें कर रहे थे। इस तरह किसी कपल के बीच बैठने से पहले आपको ज़रा-सा ख़्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात, अनजान लोग मुझे तुम नहीं आप कहकर बुलाते हैं, और अनजान लोगों से मैं इस कदर गहरा रिश्ता कभी बनाता ही नहीं कि वो आपसे तुम तक का सफ़र तय करें। आपकी दोस्त इस वक़्त मसरूफ़ है, आप बाद में बात कर लीजिएगा। वो इतने सख्त लहजे में बोला कि रूह शर्मिंदगी से सर झुका गई, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी। इस ज़बरदस्ती की दोस्त से जान छूट रही थी, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से यूँ बात करती। ओके मिस्टर जीजू, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लगता है कुछ ज़्यादा ही पर्सनल बातें हो रही थी। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या है, रूह को देखकर मैं एक्साइटेड होकर यहाँ आकर बैठ गई। वैसे मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे भी चलना चाहिए, वो कहते हुए उठी और फिर कान के करीब झुकी। यार तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रूड है, तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो इसके गालों को लबों से छूते हुए वहां से चली गई, जिस पर यार हमने मुट्ठियां बीची। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा गाल चूमने की? रूह, अगर आज के बाद किसी ने भी ये हरकत की ना तो इसे जान से मार डालूंगा। गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। यारम, क्या हो गया है आपको? वो लड़की थी, और लड़कियों में इतना तो हो ही जाता है। इसकी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होने पर फौरन बोली। कभी लैला या मासूमा से ऐसा हुआ है? नहीं ना, वो तुम्हारी दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी हरकत की जो ये गैर ज़बरदस्ती की दोस्त आकर कर रही है? कान खोलकर सुन लो, और मुझे इन सब चीज़ों से नफरत है। तुम्हारे गाल मेरे अलावा और कोई नहीं चूम सकता। ये हरकत सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तुम्हें छूने की इजाज़त सिर्फ मेरे होंठों को है। वो फिर से सख्ती से बोला तो रूह इसे घूर कर रह गई। क्या यारम, अब वो मेरा गाल चूम रही थी तो मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना? रूह ने वजाहत देनी चाहिए। क्यों मना नहीं कर सकती थी तुम? क्या इतना मुश्किल है मना करना? देखो रूह, जिस चीज़ पर मेरा हक है, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तुम्हें इतनी बात समझ क्यों नहीं आती? क्यों ये लड़की तुम्हारे इतने करीब आई? आइंदा अगर ये लड़की तुम्हारे इतने पास नजर आई ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यार हम लड़कियां करती हैं ऐसा, वो एक लड़की ही तो थी, और मैंने मासूमा और लैला को कभी खुद के इतने करीब आने से मना नहीं किया। रूह ने फिर से समझाना चाहा। वो इसे बताना चाहती थी कि लड़कियों में ये बात बहुत आम सी है, लेकिन यारम तो इसकी किसी बात को समझना ही नहीं चाहता था। मासूमा और लैला बेवकूफ़ नहीं है जो मेरे हाथों मरने की ख्वाहिश करेंगी। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में इनको बता चुका हूँ कि तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरे पास है। इसीलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करे। यारम का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वैसे गुस्से का ये असर था कि वो इसके सामने एक बहुत बड़ा राज फाश कर चुका था। यारम, आपने मासूमा और लैला को मेरे करीब आने से मना किया है, इसलिए वो मेरे पास नहीं आती, मुझसे जाते हुए मिलकर नहीं जाती। या अल्लाह, यारम वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? यारम की वजाहत पर लैला और मासूमा का सोचते हुए शर्मिंदा होकर रह गई। मासूमा और लैला इससे हद दर्जा फ्री थी, लेकिन कभी भी वो इसके करीब आकर इससे मिलने, गले में हाथ डालने या गाल चूमने तक करीब ना आई। और वो हमेशा यही सोचती थी कि ये आम लड़कियों की तरह इससे मिलकर क्यों नहीं जाती? वो कौन होती हैं तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचने वाली? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं, वो नहीं पसंद। आज के बाद वो एहतियात करना, वो सख्ती से बोला था। जबकि रूह ने अपना सर पकड़ते हुए एक नज़र पीछे टेबल की जानिब देखा, जहाँ वही लड़का और खुशी बैठे हुए थे। इसे अपनी जानिब देखता पाकर खुशी ने एक्साइटेड होकर अपना हाथ हिलाया। रूह फकत मुस्कुरा कर चेहरा फेर गई। अब वो यारम को मजीद गुस्सा दिलाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। इसे खूब सा तंग करके वो अभी नहाने के लिए गया था। जब इसके कमरे में दस्तक हुई, दरवाज़ा खुला तो सामने खुशी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। रूह ने फौरन एक नज़र यारम के वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। हाय रूह, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मुझे पता चला कि ये तुम्हारा कमरा है तो मैं आ गई। वो दरअसल मुझे तुम्हें ये देना था, इनविटेशन कार्ड। वो एक कार्ड की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोली। तुम्हारी शादी हो रही है, रूह ने फौरन कहा था। इसकी गलती नहीं थी, कार्ड का शेप भी ऐसा था। अरे नहीं बुद्धू, मेरी शादी अभी कहाँ होने वाली है, ये कभी होने वाली है या नहीं पता नहीं, कि मैं तुम्हें देने ये आई थी। आज रात ना मेरे बॉयफ्रेंड की बाइक रेस है, और मैं इसे चेयर अप करने के लिए जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड भी चले। वैसे भी आज संडे नाइट है, सुबह एक मसरूफ तरीन दिन होगा, इसीलिए आज कोई भी जगह ओपन नहीं है जहाँ तुम जा सको, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक उसूल है, वो संडे को छुट्टी करते हैं। यहाँ कोई भी इंसान संडे को काम नहीं करता, इसीलिए हमारे सारे दोस्तों ने ये रेस रखी है।
बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पर ये रेस हो रही है। वैसे तो दर्द कभी भी हारा नहीं है और मुझे यकीन है कि इस बार भी वही जीतेगा। मैं इसे चीयर अप करने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। यकीन करो बहुत मज़ा आएगा। वो इसके दोनों हाथ थामती बोल रही थी, जबकि रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की को मना कैसे करे, क्योंकि ले लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। देखो खुशी, मैं नहीं आ सकती, यारम को ये सब कुछ पसंद नहीं है और बाइक रेसिंग में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे ये सब कुछ समझ में आता है। रूह ने समझाने की कोशिश करी, तो यार मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें समझा दूंगी, प्लीज चलो ना। वो क्या है कि दर्द को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग हैं, सिर्फ मैं और मेरे चंद दोस्त, लेकिन जिसके साथ दर्द का मुकाबला है वो बहुत बड़ा चैंपियन है, सब लोगों से सपोर्ट करने वाले हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए 2 लोगों का इजाफा हो जाएगा। इससे हो सकता है इसमें और हिम्मत आ जाए और बहुत अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो मन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, लेकिन रूह का इनकार करना था क्योंकि यारम को यकीनन ये सब कुछ पसंद नहीं था और वो इसे मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। पहले भी शाम की वजह से इसका अच्छा खासा मूड ऑफ हो गया था। इसने तो इस लड़की से बात करने से भी मना कर दिया था और इस लड़की को भी वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि इसका अंदाज़ा इसे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़की बाज नहीं आ रही थी। तो तुम चल रही हो ना? इसने फिर से पूछा। नहीं, खुशी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, प्लीज़ रूह यार, मेरे लिए अभी भी तो हमारी दोस्ती हुई है। क्या तुम अपनी नई नई दोस्त को के लिए इतना नहीं कर सकती? वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी। खुश, मुझे इजाज़त मांगनी होगी। और यारम, तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इजाज़त दे देगा, मुझे यकीन है। अगर नहीं मानते तो ज़रा सी ज़िद कर लेना। इसके चेहरे से ही लगता था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और यकीनन तुम्हारी सारी बातें भी मानता होगा। प्लीज़ यार मेरे लिए। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, इसने टालना चाहा। कोशिश नहीं, वादा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आओगी, इतनी आसानी से मैं जान नहीं छोड़ने वाली। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी तुम्हें। मुझसे वादा करना होगा। मैंने सुना है कि मुस्लिम कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा ताकि मैं तुम पर यकीन कर सकूं। वो इसे देखते हुए बोली। रूह को ऐसा लगा कि इस लड़की को यहाँ से भेजने का और कोई रास्ता नहीं। हाँ ये तो सच है कि वो यारम से कोई भी बात मनवा सकती थी। इसे बाइक रेसिंग में इसे जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस लड़की की खुशी के खातिर इसने हामी भर ली थी और अब यारम को मनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो खुशी ने मुड़कर इसकी जानिब देखा, जो बिना शर्ट तौलिए से बाल पोंछता बाहर आया था। हेलो मिस्टर रूड, आप रूड के साथ हॉट भी हो? वो खुले अल्फाज में तबसरा कर गई। रूह की आंखें खुल गई, लेकिन यारम नजरअंदाज करता आईने की जानिब चला गया। चेहरे पर साफ नागवारी झलक रही थी। हाँ ठीक है खुशी, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगले ही पल रूह इसकी नजरों के सामने खड़ी होती कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, तुम कितनी जेलिस हो रही हो यार, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की तारीफ कर रही थी। वो कहकर लगाती हाथ हिलाती एक बार फिर से रूह के करीब आई, लेकिन इससे पहले कि वो इसके गाल को छूती, रूह ने फौरन अपना हाथ इसके हाथ के आगे करती जबरदस्ती इसका हाथ थाम लिया था और फिर इसे कमरे के बाहर करके दरवाजा बंद करने के सांस ली। आप कितने बेशर्म हैं यारम, कपड़े पहनकर नहीं आ सकते थे? बहुत ज्यादा शौक नहीं है आपको इन औरतों को ये नंगा जिस्म दिखाने की? वो जली भुनी इसके करीब आई थी। सॉरी बेबी, मैं नहीं जानता था कि कमरे में तुम्हारे अलावा भी कोई मौजूद है। आइंदा अपनी सहेलियों को इस वक्त बुलाना जब मैं मौजूद ना हूँ। वो मेरी सहेली नहीं, जबरदस्ती की सहेली है और जबरदस्ती की सहेली ने मुझसे जबरदस्ती का वादा ले लिया है और ये भी कहा है कि हम मुसलमान अपना वादा निभाते हैं, इसीलिए तैयार रहिएगा। आज शाम हमें यहाँ जाने वाले हैं। वो कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। रूह, मेरी कुछ और प्लानिंग है। और वो कार्ड टेबल पर फेंकते हुए इसके करीब आया। रहने दीजिए इस प्लानिंग को, वादा किया है मैंने। और वो हिंदू लड़की कहती है कि हम मुसलमान अपने वादे से नहीं फिरते, सो हमें जाना होगा। और वैसे भी वो कह रही थी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी सारी बातें मानते हैं। वो मुस्कुराते हुए इसके गले में बाहें डाले लाड से बोली, ये बात तुम्हें किसी और ने क्यों बताई? तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए। इसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा। मुझे पता है, इसीलिए तो इसकी बात मान ली। वो इसके हाथ नीचे करते हुए कहने लगी। इरादा खुद तैयार होने का था, लेकिन इससे पहले ही यारम ने इसे पकड़ लिया। तुमने वादा करने से पहले मुझसे पूछा नहीं, इसीलिए कीमत तो चुकानी होगी, क्योंकि तुम मेरा प्लान खराब कर रही हो। वो इसे
बाहों में उठाए बेड पर लाया और रूह के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसकी मनमानियां बर्दाश्त करने के। वो दोनों तैयार होकर नीचे आए तो खुशी वहीं रूह का इंतजार करती रही थी। इसे हाथ हिलाने लगी। यारम ने एक नज़र गुस्से से रूह के चेहरे को देखा जिसने बमुश्किल इसके तासुरात पर अपनी हंसी दबाई थी। रूह, ये चिपकू लड़की यहाँ क्या कर रही है? हम लोग तो चल रहे हैं इसकी बताई हुई जगह पर, यारम ने इसे घूरते हुए कहा। यारम, हो सकता है शायद इसे कोई बात करनी होगी। यारम, क्या हो गया है आपको? जरा जरा सी बात को इतना ज्यादा सर पर सवार क्यों कर रहे हैं? रूह ने खुशी को देखकर मुस्कुराते हुए कम आवाज में कहा, जबकि खुशी इनके करीब खड़े होते हुए बिना रूह को अपने आप को रोकने का मौका दिए इसके गाल को दोबारा चूम चुकी थी। तुम बहुत क्यूट हो यार, आखिर तुमने अपने शोहर को मना ही लिया। मैं जानती थी कि आप टिपिकल हस्बैंड की तरह अपनी बीवी पर पाबंदियां नहीं लगाते होंगे। सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों हमारे साथ आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो वहाँ चला भी गया है। मैं तो रूह का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि ये ज़रूर आएगी। खुशी ने बेहद खुशी से कहा जबकि यारम के चेहरे के ज़ाविये मुकम्मल बदल चुके थे। वो रूह को इंतहाई खतरनाक नज़रों से घूरता अपने कमरे में चला गया। रूह, तुम्हारे हस्बैंड को क्या हो गया है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? वो इस तरह से क्यों चले गए? कहीं वो तुमसे नाराज़ तो नहीं हो गए? खुशी परेशान हो चुकी थी। शायद वो अपना मोबाइल फ़ोन कमरे में भूल आए हैं। मैं देख के आती हूँ। रूह को कोई ढंग का बहाना भी ना मिला, लेकिन यारम के इस अंदाज की वजह से वो भी समझ नहीं पाई थी। बस भागते हुए अपने कमरे की जानिब आ गई जहाँ वो गुस्से से गया था। यारम, क्या हो गया है आपको? इस तरह से वहां से यहाँ क्यों चले आए? आप ठीक तो हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? रूह परेशानी से इसके पीछे आकर रुकी थी जबकि वो आईने के सामने खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। जब से रूह की तबीयत खराब हुई थी वो तकरीबन सिगरेट छोड़ चुका था, लेकिन गुस्से में बेहाल होकर अक्सर वो इसकी गैर मौजूदगी में वो अपनी ये तलब पूरी कर ही लेता था। यारम, आप इतने सिगरेट क्यों पी रहे हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रूह को इसके गुस्से की वजह बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। जाओ जाकर अपना मुंह धोकर आओ। वो गुस्से से अच्छी खासी ऊंची आवाज में बोला था तो रूह सहम सी गई। इसे याद था जब यारम इस पर गुस्सा होता था तब ही इस तरह से बात करता था। इसे गुस्से में देखकर रूह बिना कोई सवाल पूछे वॉशरूम में घुस गई। शीशे में अपना चेहरा देखा तो वहां गाल पर सुर्ख लिपस्टिक का निशान था। वो इसके गुस्से की वजह को समझकर बेख्तियार मुस्कुरा दी और सौफ से अच्छे से अपना मुंह साफ किया। वॉशरूम से बाहर निकली तो यारम को बेड पर लेटे आराम से सिगरेट नोशी करते पाया। यारम, मैंने मुंह धो लिया, इसने बताया। दोबारा धोकर आओ। यारम इसकी तरफ देखे बिना बोला। लेकिन यारम, दोबारा क्यों? रूह ने परेशानी से पूछा तो यारम ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। इग्नोर ठीक से साफ नहीं हुआ है, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप, मैं दोबारा धो के आती हूँ। वो अपने सवाल का जवाब देती खुद वॉशरूम में घुस गई। यारम को गुस्सा बता रहा था कि आज इसकी खैर नहीं। इसने एक बार फिर से अपना चेहरा रगड़ रगड़ कर धोया जो पहले से साफ सुथरा था। यारम, मैं दोबारा धोकर आ गई। वॉशरूम से निकलते एक बार फिर से बताने लगी, एक बार फिर से धोकर आओ। तो यारम ने हुक्म दिया। यारम, रूह इसे देखते हुए किसी जिद्दी बच्चे से अंदाज में बोली तो यारम ने इसे एक बार फिर से सख्त नजरों से घूरा। मैं जा रही हूँ दोबारा धोने के लिए। वो गुस्से से पैर पटकते दोबारा वॉशरूम में बंद हो गई और इस बार अपने चेहरे को मजीद रगड़ने लगी। हद है, एक बार शक्ल देख तो ले मेरी, साफ हो गया है लिपस्टिक का निशान। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा बाहर आई जब यारम ने इसे दोबारा जाने का ऑर्डर दे दिया। यारम प्लीज, रूह ने बेबसी से कहा था, लेकिन यारम इसे सुन कहाँ रहा था और इसकी इंतहाई सर्द नजरें रूह को इससे खौफजदा कर रही थी। 10 मिनट में ये इसका 17वां चक्कर था। वो अच्छी खासी थक चुकी थी और इसने खुद कसम खा ली थी कि वो खुशी को दोबारा ऐसी हरकत करने का मौका भी नहीं देगी। इस बार वो बाहर आई तो यारम ने इसके चेहरे की तरफ देखने की गलती कर ही दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके सामने आकर रुका। इसकी थोड़ी को ऊपर करते हुए हर तरफ से चेक किया। साफ शफाफ पानी की टपकती बूंदें इसे बहकाने लगी थी। जाओ दोबारा धोकर आओ, वो एक बार फिर से कहता रूह को बेहोश करने के करीब पहुंचा चुका था। वो मरे मरे कदमों से एक बार फिर से वॉशरूम में घुस गई और जल्दी से पानी का छपक्का अपने मुंह पर मार के बाहर आई क्योंकि इसे दोबारा वापस अंदर भी आना था। स्कार्फ बांध लो, अच्छे खासे लेट हो चुके हैं हम। क्या सोच रही हो कि ये तुम्हारी दोस्त अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं हम? वो इसका स्कार्फ इसके हाथों में पकड़ाते हुए बोला था। रूह शुक्र का कलमा पढ़ती हुई उसके पीछे आई, लेकिन खुद से वादा कर लिया था कि इस सितम का बदला वो जरूर लेगी।
खुशी परेशानी से बाहर आगे पीछे चल रही थी जब वो दोनों बाहर आए। क्या हुआ रूह, सब कुछ ठीक तो है? तुम लोग अचानक चले गए? वो इसके करीब आते हुए कहने लगी। हाँ, सब ठीक है। यारम का मोबाइल नहीं मिल रहा था। वो अपने बहाने को मजबूत करती इसके साथ चल दी, जिस पर खुशी बेख्तियार मुस्कुराई थी। साफ-साफ कहो ना, तुम्हारे हस्बैंड का रोमांटिक मूड ऑन हो चुका था। बहाने क्यों बना रही हो? कम से कम अपनी सहेली से इतना तो शेयर कर सकती हो। वो शरारती अंदाज में बोली, जबकि इनके चंद कदम आगे चलता यारम इसकी बात पर मुस्कुराए बिना ना रह पाया। आज जो रोमांस इसने रूह के साथ किया था, वो सारी ज़िंदगी रूह भूल नहीं सकती थी, जिसके लिए वो काफ़ी मुतमईन था। इसे यकीन था अब वो दोबारा गलती नहीं करेगी। ये लोग इस जगह पर बाइक रेस करते थे, ये कोई बहुत बड़ी रईस होने जा रही थी। यारम को इस चीज़ का बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, जबकि रूह का इंटरेस्ट भी ना होने के बराबर था, लेकिन खुशी के लिए वो यहाँ यारम को भी अपने साथ ले आई थी। यहाँ आने से बेहतर था कि मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाता और हम एक-दूसरे के साथ खूबसूरत वक़्त गुज़ारते। वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ चलते हुए बोला तो रूह इसे घूर कर देखा। आपको लगता है कि आपकी इतनी बड़ी ज़्यादती के बाद मैं आपके साथ कहीं भी डेट पर चलूँगी? गलतफ़हमी है आपको मिस्टर यारम काज़मी, मैं आपको मुँह भी नहीं लगाऊँगी। वो गुस्सा होते हुए बोली, जबकि यारम इसके अंदाज़ पर मुस्कुराया था। और तुम्हें ये गलतफ़हमी क्यों है कि मैं तुम्हारे इनकार को कोई अहमियत दूँगा? वो इसी के अंदाज़ में कहता इससे सवाल कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए।